सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए बच्चों, पहले हमने लोकसभा पढ़ी, उसके बाद हमने राज्यसभा पढ़ ली, राज्यसभा का गठन पढ़ लिया, उसका संगठन पढ़ लिया और उसके पदाधिकारी के बारे में भी हमने जो है गत कक्षा में पढ़ा कि उसके दो पदाधिकारी होते हैं मुख्य रूप से। एक पदाधिकारी उसका पदेन सभापति होता है जिसको उपराष्ट्रपति कहते हैं, और एक उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि जो उपसभापति होता है किनका, राज्यसभा का, उसका कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों की तरह ही 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 6 वर्ष। और उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही क्या करते हैं, चुनते हैं, अर्थात वो अपने सदस्यों में से ही जो है निर्वाचित होता है। अब बात आती है संसद के कार्य और शक्तियों की। बात आती है अब संसद के कार्य और शक्तियों की। संसद के कार्य और शक्तियों की विवेचना हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले मुख्य रूप से संविधान में संसद को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई है, बहुत सारे कार्य उसके उत्तरदायी स्वरूप सौंपे गए हैं। तो उनमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो विधायी का मतलब होता है कानूनी शक्तियाँ। विधायी मतलब होता है कानूनी रूप। वह नियम जो कानून का रूप ले ले वो विधेयक या विधायी शक्ति कहलाती है। तो इसमें हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो सबसे पहले संसद का प्रमुख कार्य है कानून निर्माण करना। संसद का प्रमुख कार्य सबसे पहले है कानून निर्माण करना, अर्थात जो विधेयक निर्माण करती है, वो कानूनों का निर्माण करती है। और कानून कैसे होने चाहिए? राष्ट्रहित में होनी चाहिए। ऐसे नियम, ऐसे कानून का निर्माण करती है संसद जो राष्ट्र के हित में हो, प्रत्येक मनुष्य के हित में हो, जनता के हित में हो, लोक कल्याणकारी नियम बने, ताकि जो नियम बने, जो कानून बने, वो जनता की क्या हो, हित में हो। राष्ट्रीय हितों की दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करती है संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार। सबसे पहली बात आती है कि 3 प्रकार की विषय है हमारे पास, संघीय सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। तो संघीय सूची के जितने भी कानून हैं, जितने भी विधेयक हैं, जितने भी विधायी शक्तियाँ हैं संघीय सूची में, उन पर कानून बनाने की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किसको है? संसद को है। ठीक है। उसके बाद बात आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की हम बात करते हैं तो समवर्ती सूची में इस प्रकार कहा गया है, संविधान में ये उल्लेखित है कि समवर्ती सूची पर जितने विषय हैं उन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद को और राज्य सरकार अर्थात लोकसभा को और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन बनाए गए कानूनों में अगर विरोधाभास की स्थिति आ जाती है तो संघ सरकार द्वारा बनाए गए नियम को ही अनुपालना में लिया जाता है। समवर्ती सूची में वहाँ पर राज्य सरकार की नहीं चलती। समवर्ती सूची पर बनाए गए कानूनों में अगर पारस्परिक क्या आ जाती, विभिन्नता आ जाती, पारस्परिक अंतर आ जाते हैं, मतभेद व्याप्त हो जाते हैं, उस स्थिति में समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून किसके मान्य होंगे? संघ सरकार के, अर्थात केंद्र सरकार के। ठीक है, ये बात होती है समवर्ती सूची की। तो संघ सरकार, संसद किन पे कानून का निर्माण करती है? एक तो संघ सूची के विषयों पर, और दूसरे कौन से विषय पर कानून निर्माण का कार्य करती है? समवर्ती सूची पर। तीसरी सूची जो होती है राज्य सूची, उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, अवशिष्ट विषय हैं, उन पर कानून निर्माण का कार्य भी जो है कौन करती है? संसद करती है। कानून निर्माण का कार्य कौन करती है? उस पर भी, अवशिष्ट शक्तियों पर भी संसद करती है। तो देखिएगा, इसमें समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जाता है। किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में जब पारस्परिक विरोध आ जाता है तो उस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही क्या होंगे? मान्य होंगे। ठीक है। अब बात आती है संविधान में संशोधन की शक्ति। दूसरे नंबर पे है
देखिएगा दूसरे नंबर पे संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन करना हो तो उस स्थिति में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करती है, सामूहिक प्रस्ताव तैयार करती है और संविधान में संशोधन करती है। देखिए संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन प्रस्ताव संसद में ही कहाँ होता है पारित, कहाँ होता है, संसद में ही। कहाँ पर होता है, संसद में। सामान्य रूप से देखिए आप, संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जाता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संविधान में संशोधन करना हो तो सर्वप्रथम संविधान में संशोधित करने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर पारित किया जाता है, संसद के अंदर। ठीक है, सामान्य रूप से वो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी प्रस्ताव पारित हो सकता है, पृथक पृथक रूप से दोनों में पारित होना अनिवार्य है। लेकिन विशेष कंडीशन, संविधान में संशोधन जो है राज्य के विधानमंडल में सर्वप्रथम पारित नहीं होता। संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम कोई भारत के किसी भी संघ राज्य में, राज्य के विधानमंडल में वो प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित नहीं होता। पारित कहाँ पर होता है, वो संसद में होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान में संशोधन का कार्य किया जाता है। दोनों सदन कौन कौन से मैंने बता दिया, आपको पढ़ा दिया, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 80, मतलब 81 और 80 में उल्लेख कर दिया दोनों सदनों का, प्रथम सदन और निम्न सदन। किसको कहा जाता है, लोकसभा को उच्च सदन, किसको कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन उसको कहा जाता है। प्रथम सदन को व्यवहारिक सदन भी कहा जाता है और द्वितीय सदन को जो है बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पद पर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए महज उम्र कितनी मानी गई है, कितनी उम्र निर्धारित की है, 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से, संविधान के अधिकांश भाग में अगर संशोधन करना हो, संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है ना, अगर अधिकांश भाग में संशोधन करना हो तो क्या करती है संसद, सामान्य रूप से दोनों क्या करती है, संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा या तो सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है या फिर पृथक पृथक रूप से, मतलब अलग अलग रूप से 2/3 सदन में उपस्थित और कुल मतदान करने वाले सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, 2/3 भाग। अगर उस प्रस्ताव के ऊपर अपने हस्ताक्षर अनुमोदित कर देते हैं तो उसको क्या मान लिया जाता है, प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है। लेकिन विशेष कंडीशन, संविधान में कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए भारत संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। देखिए वो कौन सी कंडीशंस है, जब संसद दोनों सदन मिलकर संशोधन कर रही है लेकिन उनको आधे राज्यों की जो है वो सहभागिता भी जरूरी है। तो वो कंडीशन जब है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली में अगर हमको संशोधन करना है तो उस कंडीशन के लिए संसद को, हमें का मतलब हम संसद के कार्य और शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब संसद को क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में अगर बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो उस कंडीशन में जो है संघ सरकार के आधे से अधिक विधानमंडल का मतलब राज्य सरकारें, उनको भी क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उनकी सहभागिता भी जरूरी है। ठीक है, भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अब बात आती है वित्तीय शक्तियों की। अब देखिए, जनता के वित्तीय शक्तियों में हम बात करते हैं कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर ठीक है पूर्ण अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कौन, लोकसभा सदस्य। तो अधिकतर वित्त जो है, वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई अन्य मंत्री के पास वित्त मंत्रालय हो, तो प्रतिवर्ष वो क्या करता है, प्रस्तावित बजट को, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट को, ठीक है, जब तक संसद लोकसभा स्वीकार न करा लिया जाए तब तक उस पर आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जब बजट पेश करता है वित्त मंत्री, तो सामान्य रूप से लोकसभा के सभी सदस्य उसको क्या नहीं करें, लोकसभा जहाँ तक उसको स्वीकार नहीं करें, सामान्य रूप से उसको पारित नहीं माना जाता। बजट किसे कहते हैं, पूरे वर्ष का आय व्यय का क्या करना, आय व्यय का निर्धारण करना, कितना आय है और कितना व्यय है। ठीक है,
वो सब चीज़ें देखना, आय व्यय का लेखांकन करना, वो सब बजट कहलाता है। अब बात आती है प्रशासनिक शक्तियों की। अब बात आती है प्रशासनिक शक्तियों की, इसकी बात आती है देखिए प्रशासनिक शक्तियों की, ठीक है। भारतीय संविधान में ये उल्लेखित किया गया है कि सभी प्रशासनिक शक्तियां संविधान के द्वारा संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, और संस्थात्मक व्यवस्था कहाँ से ली हमने? इंग्लैंड से ली है। कहाँ से ली हमने? इंग्लैंड से, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल जो है वो व्यवहार में किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा को क्या होता है? विश्वास मत होता है, ठीक है। अब एक विशेष कंडीशन की बात आ जाती है कि प्रत्येक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बात अब अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पूरी मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है? लोकसभा की। लेकिन विशेष कंडीशन में बात आ जाती है कि प्रत्येक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब बात आती है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद के पास निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ कैसी है? तो हम देखो इधर ध्यान से कि आर्टिकल 54 इस बात को कहता है, आर्टिकल 54 में ये उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 54 में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव का जो मंडल होता है उसमें शामिल होना उनके लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा आगे, दोनों निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के क्या होते हैं? अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं निर्वाचन मंडल के अंग? एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और दूसरे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आगे देखिए, आर्टिकल 66 के अनुसार, आर्टिकल 66 के अनुसार आर्टिकल 66 क्या कहता है हमसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। किसमें भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आर्टिकल 54 की। तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति का पद और कार्यशक्तियाँ दी गई है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति का वहाँ से पद लिया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब विविध शक्तियाँ क्या क्या है? विविध शक्तियाँ देखते हैं हम। क्या देखते हैं हम? विविध शक्तियाँ। हाँ, तो देखिए विविध शक्तियों में बात करते हैं तो संसद के दोनों सदन क्या कर सकते हैं? संविधान में ये निर्धारित किया गया है कि दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब अपने पद से हटाना। तो ये जो है संविधान के आर्टिकल 61 में निर्धारित किया गया है। कौन से आर्टिकल में निर्धारित किया गया है? 61, ठीक है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए पद से हटाया जाता है सिद्ध कदाचरण करने पर।
अपने पद का दुरुपयोग करने पर, अक्षमता के आधार पर कार्य करने पर, ठीक है, संविधान के नियमों का खंडन करने पर उसको पद से हटाने की प्रक्रिया है। और ये दोनों सदन क्या करते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा देना, पदच्युत से तात्पर्य है उसको पद से हटा देना। आगे देखिए, अगर किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की गरिमा नहीं रखते हुए, पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखते हुए कोई ऐसा फैसला ले लेता है जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है, यानी अपनी पद की गरिमा को क्या करता है, खंडित करता है, वो क्या करता है, सिद्ध कदाचरण कर देता है, दुराचार करता है या अक्षमता के आधार पर कार्य करता है, तो उसको पद से हटाने की शक्ति भी क्या है, संसद को प्राप्त है। किनको प्राप्त है, संसद को। राष्ट्रपति महोदय को या महिम को पद से हटाने की भी जो है संसद को शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगता है, संविधान में ये उल्लेखित है। आगे देखिए, पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर, इस प्रकार प्रस्ताव प्रत्येक सदन मतलब 2 सदन है ना, संसद के 2 सदन है कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होते हैं। प्रत्येक सदन में, जैसे लोकसभा में भी कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या, ठीक है, उनका 2/3 भाग इस बात का प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति महोदय को पद से हटाया जाना है। फिर राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित और अनुमोदित कर दे, तो राष्ट्रपति महोदय को क्या करना होता है, अपने पद से त्यागपत्र देना होता है या पदच्युत हो जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। एक कंडीशन और, ये कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, यह है 356। और ये वित्तीय आपातकाल है तीसरे नंबर का, वित्तीय आपातकाल, ये जो है 360 में निर्धारित किया गया है। 3 प्रकार से आपातकाल लगता है, तो ये संसद की बिना अनुमति के जो है कितने महीने प्रभावी रहता है। देखिए, संकटकालीन घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति महोदय अगर 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देता है, तो संसद की बिना अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन तक प्रभावी रहता है, मात्र 1 महीना। कितने महीना प्रभावी रहता है, 1 माह। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, क्या कर दें, इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दे, पारित और अनुमोदित कर दे, तो ये कितने महीने के लिए लागू हो जाता है ये राष्ट्रीय आपातकाल, 6 माह के लिए। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। कितने माह के लिए लागू हो जाता है, 6 माह के लिए। ठीक है, 6 माह उपरांत मतलब 6 माह पश्चात या बाद अगर फिर दोनों सदन राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाने के लिए फिर प्रस्ताव को पारित और अनुमोदित कर दे, तो अधिकतम कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन विशेष कंडीशंस है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग, ये इस बात को ये प्रस्तावित कर दे कि अभी भी हमारे किसी भी भारत के संघ सरकार के किसी भी विधानमंडल में किसी भी राज्य के अंदर चुनाव कराना अभी तय समय पर संभव नहीं है। क्या नहीं है, चुनाव कराना अभी तय समय पर संभव नहीं है। तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 को जो है
2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? ठीक है, आगे देखिए, दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक। लोकसभा की शक्तियां और अधिकार और कार्य हम पढ़ेंगे। अभी देखिए आप, ये हमने संसद की पढ़ ली, विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां पढ़ ली, वित्तीय शक्तियां पढ़ ली, बजट पेश होता है लोकसभा में, सब चीजें आपको बता दी। ठीक है ना। तो देखिए, हमने संसद की कार्य शक्तियां पढ़ी, उसके बाद बात आती है अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्य। तो सबसे पहले लोकसभा का कार्य है विधायी शक्तियां। लोकसभा की शक्तियों की अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो शक्ति आती है वो है विधायी शक्ति, मतलब कानून निर्माण की शक्ति। कानून निर्माण का जो प्रस्ताव है सबसे पहले लोकसभा में ही पारित होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आप, संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों के कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों, साधारण विधेयक को क्या कहते हैं? अवित्तीय विधेयक। साधारण विधेयक को क्या कहते हैं? साधारण विधेयक मतलब अवित्तीय विधेयक। अवित्तीय विधेयक मतलब साधारण विधेयक। वित्तीय विधेयक मतलब जिसमें धन की व्याख्या की गई हो, आय व्यय से संबंधित ब्यूरो रखा गया हो, उसका लेखांकन किया गया हो। ठीक है, अब देखिए आप, कानून निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य जो विधेयक हैं अर्थात जो साधारण विधेयक हैं वो किसी भी सदन में जो है पारित हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा की विशेष कंडीशन है। लोकसभा में क्या होता है? वित्तीय विधेयक। कौन सा विधेयक? वित्तीय विधेयक। किसके अंदर पारित होता है? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में कभी भी वित्तीय विधेयक पारित नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अवित्तीय विधेयक मतलब साधारण विधेयक कोई से भी सदन में जो है साधारण बहुमत से पारित हो सकता है, लेकिन वित्तीय विधेयक जो है लोकसभा के अंदर ही पारित होता है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि लोकसभा की जो विशेष शक्तियां हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें वित्त विधेयक का जो है प्रस्ताव पारित सर्वप्रथम कहाँ होता है? लोकसभा के अंदर। बात क्लियर हुई? अब इसमें देखिए आप, संविधान में संशोधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन की बात हमने बता रहे थे, संसद की शक्तियाँ पढ़ी अभी, तो उसमें बात की हमने कि संविधान में अगर संशोधन करना हो तो दोनों में पृथक रूप से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन विशेष कंडीशन मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो राज्य के आधे से ज़्यादा विधानमंडलों की भी क्या होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, अब वित्तीय शक्तियाँ हम पढ़ लेते हैं। अभी देखिए, वित्तीय शक्तियाँ पढ़ लेते हैं। विधायी शक्ति हमने देख ली। देखिए, वित्त के संबंध में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सामान्य प्रस्ताव या विधेयक जो है उसमें पारित कोई से भी सदन में किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होता है। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति क्या है? बिल्कुल गौण है, बिल्कुल नगण्य है। वित्त विधेयक के संदर्भ में वो केवल वित्त विधेयक को केवल मात्र 14 दिन रोक सकती है अपने सदन में। कौन? राज्यसभा। लेकिन 14 दिन बाद अगर वो नहीं लौटाती है तो वो प्रस्ताव सामान्य रूप से पारित मान लिया जाता है। लोकसभा के द्वारा जिस प्रस्ताव को पारित किया गया था, वित्त संबंधी प्रस्ताव को, वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। 14 दिन रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। इसके अलावा उसके पास कोई भी जो है प्रयोजन नहीं है इसमें फेरबदल करने का। आगे देखिए,
आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। देखिए आप, धन विधेयक अनुच्छेद 109 में धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होते हैं। देखिए आप, धन विधेयक की जो है विवेचना अनुच्छेद 109 में की गई है। तो सबसे पहले जो है ये प्रस्ताव कहाँ पर पारित होता है? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा की स्थिति इस 109 के संदर्भ में क्या है, गुण है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये 14 दिन रोक सकती है। इसके अलावा ये इसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इसमें संशोधन करे। ठीक है, सामान्य संशोधन ये कर सकती है संविधान में साथ मिलकर, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में इसकी स्थिति क्या है, बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल गौण है। ठीक है, देखिए आगे, इसमें लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक को 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक को, कौन से विधेयक को, धन विधेयक को, जिसकी विवेचना संविधान में जो है अनुच्छेद 109 में की गई है, व्याख्या की गई है, उसको मात्र महज 14 दिन रोक सकती है। कौन? राज्यसभा, द्वितीय सदन। ठीक है, उस सदन उस प्रस्ताव को, किस प्रस्ताव को? धन विधेयक के प्रस्ताव को। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, और 14 दिन बाद स्वतः इसको लौटाना पड़ता है। नहीं लौटाते हैं तो इसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। कौन सी विधेयक को? धन विधेयक को। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन इसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। अगर संशोधन स्वरूप कोई भी कमेंट्स भेजती है, कौन? राज्यसभा, किसमें आप ये सुधार करो, सुधार को माने या न माने, ये लोकसभा की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।